गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम एक न्यू सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज काफी पसंद आएगी। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहता है मेरा नाम फेंग है और मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ पर मैं सबसे पावरफुल व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं जिस काम को करता हूँ वो मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने अपने ऑर्गेनाइजर को छोड़ दिया है। पर उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड को उठा लिया और उसके साथ ही मुझे अब वहाँ पर उससे बचाने के लिए जाना है। इसलिए आज मैं जीऊंगा या फिर मरूंगा। मुझे लगता है कि आज मेरी मौत होना निश्चित है, लेकिन मैं मरने से पहले वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को छुड़वाने जरूर जाऊंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने हथियार को ले लिया और उसके साथ ही अगली सीन में देखते हैं जहाँ पर वो अपने बॉस के कंपनी में आ चुका था और आते ही फेंग कहता है मैं सभी को खत्म कर दूंगा। ये कहने के साथ ही वो अपने वेपन्स के साथ उन सभी से लड़ने लगता है और कुछ ही समय के अंदर उन सभी को हरा देता है और अपने बॉस से कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को वहाँ से जाने दो। पर हम उसके बॉस को देखते हैं जो कि उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हमारे ग्रुप का सबसे पावरफुल व्यक्ति हो, पर तुम इस लड़की के चक्कर में तुमने हमारे ऑर्गेनाइजर को ठुकरा दिया है, इसलिए आज तुम्हें मरना ही होगा। ये कहने के साथ ही उस पर पीछे से हमला कर देता है। हम देखते हैं फेंग इस गोली से बच नहीं पाता और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। वो नीचे गिरते हुए अपने मन में कहता है कि यही पर मेरा एंड है, लेकिन अभी के समय में मरना नहीं चाहता क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता हूँ। तभी फेंग को एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज फेंग से कहती है क्या तुम मरना नहीं चाहते? ये आवाज सुनने के साथ ही फेंग चौंक जाता है और आसपास देखने लगता है। जब उसे पता चलता है कि वो एक अंधेरी जगह पे फंसा हुआ है। फेंग अपने आसपास देखते हुए कहता है आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम सामने क्यों नहीं आते? इस बात को सुनने के साथ ही वहाँ पर एक लड़की आने लगती है जो कि वहाँ पर आते हुए कहती है जो वांग मिरर सिस्टम में आपका स्वागत है। इसके साथ ही मेरा नाम फीकियान है और मैं इस सिस्टम के ऑफिसर हूँ। इसके साथ ही अगर तुम मेरी बात को मानते हो तो मैं फिर से जिंदा कर सकती हूँ, लेकिन आपको जो वांग मिरर के सभी मिशन को कंप्लीट करने होंगे। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो उस समय आपको मार दिया जाएगा और उसके बाद आप कभी भी आप जिंदा नहीं हो सकेंगे। उसकी बातों को सुनने के साथ ही फेंग हैरान हो चुका था। इसके साथ ही साथ वो जानता था कि अब उसके पास एक ही रास्ता है वापस लौटने का, इसलिए उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सारी मिशन कंप्लीट करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम किसी तरह मुझे वापस जिंदा कर दो। अब ये बात सुनने के साथ ही उसे एक बॉडी में रिबॉर्न कर देती है और उससे कहते हैं यहाँ पर जितने भी व्यक्ति उन सभी को मारो, नहीं तो ये तुम्हें मार देंगे। फिर सीन शिफ्ट हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक लड़की को मार रहे थे और वो वहाँ पर मारा भी जा चुका था और उसी समय उस बॉडी के अंदर फेंग आ चुका था। फेंग की सोल उसके आते के साथ ही उसके हैंड को रोक लेती है। अब ये देखने के साथ ही वो व्यक्ति हैरान होते हुए कहता है क्या तुम नहीं मरे थे? उनकी बातों का कोई रिप्लाई ना देते हुए फेंग उन्हें मारने लगता है। इसके साथ ही वो समझ चुके थे कि ये फेंग बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। फेंग अकेले उन चारों का सामने करता है। इसके साथ ही दो इंसानों को मार भी देता है। ये नजारा देखकर बाकी के दो साथी काफी डर चुके थे क्योंकि वहाँ से भागते हुए कहते हैं आखिर ये व्यक्ति कौन है? और दूसरा व्यक्ति उसे धमकाते हुए कहता है तुम कुछ में इंतजार करना, हमारा संगठन तुम्हें मारने के लिए आएंगे। इधर हम फेंग को देखते हैं जिसकी बॉडी काफी कमजोर थी। इसके साथ ही उसे चक्कर आने लग गए थे। वहाँ पर फीकियान आने के साथ ही उससे कहती है कल्टीवेशन की दुनिया है, यहाँ पर तुम जितना ताकतवर बनोगे उतने ही तुम्हारे लिए काफी अच्छा है। इस बॉडी के रियल ओनर के जितने भी दुश्मन थे तुम्हें उन सभी को खत्म करना होगा। 4 दुश्मनों के अंदर से तुमने 2 दुश्मनों को मार दिया, इसके साथ ही 2 दुश्मनों को तुम्हें खत्म करना होगा। ये कहकर फीकियान वहाँ से जाने लगती है। ये देखने के साथ ही उससे रुकते हुए उससे कहता है तुम कुछ में इंतजार करो, तुमने इस बॉडी के ओनर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, आखिर ये व्यक्ति कौन है? अभी बात सुनने के साथ ही वो कहती है इस व्यक्ति का कोई भी नहीं है, ये बचपन से अनाथ है, इसके साथ ही इसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है और ये बात तुम्हारे लिए काफी अच्छा है, इससे तुम्हें मिशन कंप्लीट करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिर इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है अनाथ। इसके साथ ही वो कहता है मेरी लवर मेरे इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा तुम्हारे पास। सीन शिफ्ट बैटिंग हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो दोनों व्यक्ति भी आ चुके थे और ये दोनों फेंग के दुश्मन होते हुए हम वहाँ पर देखते हैं। वहाँ पर फेंग भी देख रहा था ये सब कुछ। फेंग अपने मन में कहता है फाइनली ये दोनों यहाँ पर आ चुके हैं, इसके साथ ही मुझे कुछ में इंतजार करना चाहिए, इसके साथ ही मुझे एक एक करके इन दोनों को खत्म करना होगा। फेंग कहता है ये बॉडी काफी पावरफुल है, मेरी ओरिजिनल बॉडी से भी ज्यादा। ये कहने के साथ ही उन दोनों को देखने लगता है। वो देखता है कि वो दोनों एक रूम में जा चुके हैं। इधर वो दोनों व्यक्ति एक दरवाजे के पास आने के साथ ही रुक जाते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं वॉइस हॉल मास्टर सी, हमें आपको कुछ रिपोर्ट करना था। ये सुनने के साथ ही दरवाजे के अंदर वाले व्यक्ति कहता है तुम्हें क्या रिपोर्ट करना था, तुम जल्दी करो और यहाँ से निकलो। ये सुनने के साथ ही एक व्यक्ति डरते हुए अंदर चला जाता है। दूसरा व्यक्ति अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मास्टर काफी गुस्से होंगे इस रिपोर्ट को सुनने के साथ ही। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर फेंग आ चुका था जो कि आने के साथ ही उसे पानी में डुबाने लगता है और कुछ समय के अंदर उसकी मौत हो चुकी थी। इधर हम उन दोनों को देखते हैं जो कि बाहर आते हुए कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या है? ये कौन सेक्टर का डिप्टी मास्टर है। वो आने के साथ ही कहता है आखिर यहाँ पर कैसी आवाज निकल रही थी, मुझे ऐसा लगा यहाँ पर कोई और भी व्यक्ति है। अगले दिन फेंग कहीं जा रहा था, इसके साथ ही वो एक गली में छुप जाता है। इसके साथ ही वो देखता है वहाँ पर एक बच्चा आ चुका था। वो आने के साथ ही उससे पॉइंट आउट कर देता है और उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? और इस बच्चे का नाम सावनान होता है। वो आने के साथ ही अपने घुटनों पे आ चुका था। वो बच्चा कहता है मेरा नाम सावनान है, इसके साथ ही मैं आपको ग्रीट करता हूँ। ये कहने के साथ ही वो उसके सामने सर झुका लेता है। इसके साथ ही वो कहता है मुझे पता है कि आपने कल रात को किसी को मारा
रहा था। ये बात सुनने के साथ ही फेंग काफी गुस्से में आ चुका था। तभी वो बच्चा उसे समझाते हुए उससे कहा था, मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ और आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसके बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। इसके साथ ही वो कहता है, आपने जिसे मारा था उसने मेरे पिता को मार डाला था। फिर वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि मेरे पिता और झाओ लेजी एक टाइम पे स्लेयर सेक्ट के मेंबर थे, लेकिन उसके बाद उसने किसी तरह से पॉइजन खिला दिया मेरे पिता को और इस मौके का फायदा उठाकर उसने हमारे सारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और जैसे मेरे पिता मारे गए तो उसके साथ ही मुझे भी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया और मेरी कंडीशन अब कुछ ऐसी हो गई है। इधर उसकी पूरी बात सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला आखिर मैंने उससे मारा है? फेंग के सवाल को सुनने के साथ ही वो बताता है कि मैं कल बाथरूम करने गया था, उस समय मैंने देखा कि आपने उसे मार दिया। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग हैरान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, तो यहाँ के बाथरूम में कोई रूम नहीं है। फिर से वो बोलता है, आपने उसे तो मार डाला, लेकिन आप वॉइस वर्ल्ड मास्टर से आपको पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से निकलने का एक रास्ता जानता हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ से निकल सकते हैं। तभी फेंग को फ्लैशबैक आती है जहाँ पर फिर क्यान ने उसे बताया था कि तुम्हें 3 दिन के अंदर सब कुछ खत्म करना होगा, यानी कि उन सभी को मारना होगा। अगर तुम ऐसा करने में नाकामयाब रहते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा। फेंग उससे सवाल करता है, क्या तुम्हें पता है स्लेयर सेक्ट के अंदर कितने सदस्य हैं? इसके साथ ही झाओ लेजी किस रैंक पे था? अभी सुनने के साथ ही वो बच्चा उसे बताता है कि मेरे ख्याल से वो काफी कमजोर था। इसके साथ ही मैं भी उसे हमेशा मारना चाहता था, इसीलिए मैं उसके पीछे करता था ताकि मैं एक समय देख के साथ ही उसे खत्म कर सकूं। फिर वो आगे कहता है, अगर मैं झाओ लेजी को मार देता तो इसके साथ ही उसकी पोजीशन भी मेरी हो जाती और इसके साथ ही मेरे पास काफी पैसे आ जाते। वो हैरानी से उस बच्चे से सवाल करता है, आखिर तुमने ये क्यों कहा कि झाओ लेजी को मारने के साथ ही उसका पोजीशन तुम्हें मिल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मैं पहली बार हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता आखिर यहाँ के क्या रूल है। क्या तुम्हें पता है आखिर यहाँ के क्या रूल है? तो तुम मुझे बता सकते हो। जिस पर वो बच्चा कहता है कि स्लेयर सेक्ट में जो भी व्यक्ति जिसे भी हराता है उसकी पोजीशन ले सकता है। अभी सुनने के साथ ही वो फिर से चौंक जाता है। फेंग अपने मन में कहता है, स्लेयर सेक्ट से लड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला। तभी वो बच्चा फेंग से कहता है कि बेहतर हो कि आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि डिप्टी होल मास्टर से काफी पावरफुल है। इसके साथ ही वो आपको देखने के साथ ही मार देंगे। डिप्टी होल मास्टर से स्लेयर सेक्ट के सबसे पावरफुल पर्सन है। इसके साथ ही वो कल्टिवेटर भी है। उस लड़की की ऐसी बातें सुनने के साथ ही वो उससे कहता है, ठीक है फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये बात सुनने के साथ ही वो बच्चा उससे कहता है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पे तुम्हारे पोस्टर बने हुए हैं। इसके साथ ही वो सभी ढूंढ रहे हैं। अगले सीन में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि एक पोस्टर को फेंग से मिला रहा था। वो कहता है, ये व्यक्ति वो नहीं है। फेंग अपने मन में कहता है, मेरे पास काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए मुझे आखिरी व्यक्ति को भी जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसके साथ ही मुझे उसे खत्म करना होगा ताकि मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे थे कि स्लेयर सेक्ट के 3 मेंबर मारे गए। फेंग अपने पेट को पकड़ने के साथ ही कहता है, मुझे पहले खाना खाना होगा क्योंकि मुझे काफी भूख लगी हुई है। ये सोचने के साथ ही हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर फेंग एक रेस्टोरेंट के सामने आ चुका था। वो वहाँ पर आते हुए कहता है, जल्दी से मेरे लिए खाना परसो। तभी फेंग को पता चलता है कि आखिरी व्यक्ति वही है जो कि उसके पीछे बैठा हुआ है। इसके साथ ही वो थाली को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि वहाँ पर आने के साथ ही कहता है, मुझे माफ करना कि यहाँ पर प्लेट टूटी हुई है, मैं भी जाकर इसे चेंज करता हूँ। ये कहने के साथ ही उस प्लेट को लेकर साथ वहाँ से चला जाता है। इधर फेंग अपने मन में कहता है, मैं तो इस प्लेट को इसलिए तोड़ा था ताकि इसकी जान ले सकूं। तभी एक शख्स खाते हुए कहता है, मैंने सुना है कि स्लेयर सेक्ट के कुछ मेंबर्स मारे गए एक ही रात के अंदर। इस बात का रिप्लाई देते हुए ओल्ड मैन कहता है, तुम इसके बारे में यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो लोग हमें भी मार देंगे। ये सुनने के बाद वो कहता है, आप किस बात से डर रहे हैं? यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि हमारी बातें सुन सके। यहाँ तक कि मैंने खुद देखा है कि कई सारे लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला आखिर उसकी लड़का क्या नाम है। अब ये सब सुनने के साथ ही उस आखिरी बंदे को काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो एक कटोरी लेने के साथ ही उस पे सर पे पटक देता है। इसके साथ ही कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे स्लेयर सेक्ट के बारे में ऐसी बातें करने की? क्या तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो? ये कहने के साथ ही उसे भगा देता है। तभी वो मास्टर उससे कहता है, सेकंड मास्टर आप इसके बारे में गुस्सा ना करें, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज आप शांत हो जाइए। हम इस व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहाँ से भाग रहा था। इसके साथ ही कहता है, ये तो वही व्यक्ति है। फेंग उसे ही देख रहा था। अब फेंग को देखने के साथ ही वो वहाँ से भागते हुए कहता है, कोई मेरी मदद करो, ये किलर मुझे मारने के लिए आ चुका है। तभी फेंग उसके पीछे आ चुका था, जो कि आने के साथ ही उसकी गर्दन को काट देता है। लेकिन इधर हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो कि मरते मरते हुए अपने लोगों को बुला लेता है। अब ये देखकर फेंग परेशान हो चुका था। वो अपने मन में कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले इस व्यक्ति के यहाँ पर साथी आ जाए। लेकिन अब तक उससे काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं वो चारों तरफ उसके लोगों ने घेर लिया। तभी एक पर्सन कहता है, तुम भी साइड हो जाओ। हम देखते हैं ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि से पीटियान होता है, जो कि सामने आने के साथ ही फेंग से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोग
लोगों को हाथ लगा सको, लेकिन तुमने तो यहाँ पर हमारे लोगों को मार दिया। इधर फेंग अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं इस व्यक्ति से लड़ूं तभी मैं जीतने का मौका हो सकता है, इसलिए मुझे इस व्यक्ति से डरना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फेंग का रिप्लाई न सुनने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो फेंग पे अटैक कर देता है। इधर फेंग ने उसके हमले को काफी आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन दूसरे हमले से हिट होकर वो रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था। सीपेटियन अपने लोगों से कहता था जाओ और इस व्यक्ति को मार दो। इस व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि हमारे लोगों को जान से मार सके। इधर फेंग अपने मन में सोच रहा था इतना सारे अपोनेंट, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसके बीच में इसे मारना, इसलिए मुझे लगता है कि इस पे मुझे सोच समझ के अटैक करना चाहिए, नहीं तो इतने सारे लोग मुझे मार देंगे। ये सब सोचने के साथ ही फेंग वहाँ पर बैठ चुका था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बैठते हुए सभी से कहता है आप सचमुच एक ग्रेट पर्सन है, तभी तो आप अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके घूमते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, सिर्फ ये ताकत को तो दिखावा है, असल में आपके पास कोई भी पावर नहीं है और आप इतने संख्या में लोग हैं, इसलिए आप लोगों को धमकाते हैं। इधर सीपेटियन को तो काफी गुस्सा आ चुका था। वो कहता है तुम ऑलरेडी मरने वाले हो, लेकिन फिर भी इतना एरोगेंट, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे मुंह तोड़ दूंगा। अब इस बात को सुनने के साथ ही फेंग के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो कहता अगर ऐसी बात है तो तुम अकेले मुझसे क्यों नहीं लड़ते, और लड़ने के बाद हमें पता चल जाएगा आखिर स्किल किसके पास है। मुझे डर है कि तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे, यहाँ तक कि तुम मुझे थोड़ा सा घायल भी नहीं कर सकते। फेंग की पूरी बात सुनने के साथ ही उससे काफी गुस्सा आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है बच्चे तुम नहीं समझ पा रहे कि तुम क्या कर रहे हो। अब तक हम देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग उसकी स्वॉर्ड वहाँ पर लेके आ चुके थे। ये देखने के साथ ही वो अपनी स्वॉर्ड लेने के साथ ही उससे कहता है अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो, अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम कौन हो। इधर फेंग को काफी डर लग रहा था। वो अपने मन में कहता मैं पहले से काफी फंसा हुआ हूँ, लेकिन किसी भी तरह से मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तभी होल मास्टर से अपनी तलवार को नीचे रखते हुए कहता है मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मारता जिसके बारे में मैं कुछ न जानता हूँ, तो जल्दी से बताओ आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है और तुम किस सेक्ट से आते हो। इस बात को सुनने के साथ ही वो कहता है अगर तुम जानना चाहते हो आखिर मैं कौन हूँ तो इसे ध्यान से सुनो। मैं डिमोनिक सेक्ट से आता हूँ और मेरा नाम ज़ेंग वोजू है और गोल्डन लाइन किंग मेरे ग्रैंडफादर है। अभी बात सुनने के साथ ही वो हैरान हो चुका। फिर इसके साथ ही वो कहता है क्या बकवास कह रहे हो। ये कहने के साथ ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इधर हम फेंग को देखते हैं जिसने इस अटैक को डॉज कर लिया था। इधर हम शॉप के ओनर को देखते हैं जो कि अपनी दुकान को टूटता फूटता देख काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही वो कहता है मेरी दुकान, तुम लोग मेरी दुकान में तोड़फोड़ मत करो, यहाँ से निकलो। इधर फेंग के पास कोई भी वेपन नहीं होता, इसलिए वो सामान से उस पर अटैक कर रहा था ताकि वो अपने आप को बचा सके। इधर होल मास्टर से काफी गुस्से में आ चुके थे। वो फेंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे गालों पे क्रैश कर सको, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं वो ओपनर वहाँ पर आ चुका था। इससे पहले उसका अटैक उस पर लगता है, उससे पहले फेंग ने उससे बचा लिया और उससे क्या था तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वो होल मास्टर सी के स्वॉर्ड पे खड़ा हो चुका था। इसके साथ ही उस पर अटैक करने लगता है। अब इस वजह से वो होल मास्टर सी काफी घायल हो जाता है और कुछ में पीटने के बाद फेंग उसकी स्वॉर्ड पे लात मारता है, जिस वजह से उसकी स्वॉर्ड हवा में आ चुकी थी। अभी उससे पहले उसकी स्वॉर्ड नीचे आती, उससे पहले उसने होल मास्टर सी को पकड़ रखा था, जिस वजह से हम देखते हैं वो स्वॉर्ड होल मास्टर सी के आर पार हो जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो चुकी थी। अब अपने होल मास्टर सी को मारता देख सभी लोग हैरान हो चुके थे। इसके साथ ही अब वो फेंग से भी डरने लग गए थे। वो सभी कहते हैं यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो ये हमें भी मार देगा। तभी एक शख्स फेंग से कहता है मैं होल मास्टर को बुला कर लेके आता हूँ, उसके बाद तुम्हें वो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। लेकिन तभी एक पर्सन वहाँ पर आने के साथ उस पर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो घायल हो चुका था। वो आने के साथ ही कहता है मैं सीपेटियन का मास्टर हूँ। अब हमें बताया जाता है इसका नाम सीपेटियन है। ये कहने के साथ ही हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ पर वो अपनी पावर को भी धीरे धीरे करके एक्टिवेट कर रहा था। फिर सीन शिफ्ट कर इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ऐसा लगता है कि ये भी एक कल्टीवेटर है, कितना अच्छा होता कि मेरे पास एक गन होता, अगर गन होता तो मैं इसे 1 सेकंड में खत्म कर देता। तभी वो मास्टर फेंग से कहता है क्या तुम्हारा नाम ज़ेंग वोजी है। अभी सुनने के साथ ही वो कहता है नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। इससे पहले वो अपने नाम बताता, उससे पहले उससे कहता है तुम्हें अपने नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी मारने वाला हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर तुम किस बैकग्राउंड से आते हो। ये कहकर उसने अपनी ग्रेविटी प्रेशर को एक्टिवेट कर लिया। दूसरी तरफ हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही अब इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि ये कल्टीवेटर है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि अब मैं किसी भी तरह से इसे नहीं मार सकता क्योंकि ये एक कल्टीवेटर है। ये कहने के साथ ही वो आसपास देखने लग गया था। ये जहाँ पर वो देखता है कि वो लड़का अभी भी इनके बीच में है। अब उस लड़के को देखने के साथ ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। फेंग मास्टर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है मैंने यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं किया, मैंने यहाँ के किसी भी रूल को नहीं तोड़ा, मैं जो भी किया रूल्स के अंदर रह के किया। उसकी बातों को सुनने के साथ ही वो कहता है आखिर तुम किस सेक्ट से बिलोंग करते हो। जिसका रिप्लाई देते हुए फेंग उससे बताता है कि मैं स्लेयर सेक्ट का डिसाइपल हूँ। स्लेयर सेक्ट के हर व्यक्ति जानता है कि स्लेयर सेक्ट के अंदर एक रूल है कि उसके अंदर कोई भी अपने ऊंचे रैंक वाले व्यक्ति को चैलेंज कर सकता है ताकि उसे हराकर उसके रैंक को हासिल कर सके, और इसीलिए मैंने ऐसा किया। इस तरह मैंने किसी भी तरह से रूल को ब्रेक नहीं किया। अभी ये सब सुनने के साथ ही वो सभी बातें करने लग गए थे। वो सभी कहता है इस व्यक्ति ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है। फेंग कंटिन्यू रहते हुए सभी से कहता है कि मैंने इसकी रैंक हासिल करने के लिए मैंने इसे चुनौती दी, इसके साथ ही मैंने इसे
खत्म कर दिया। जिस पर मास्टर उससे कहता है आखिर तुम कौन हो और आखिर तुमने इस सेक्ट को कब ज्वाइन किया। अब इस बात का रिप्लाई देते हुए फेंग उससे बताता है कि मेरा नाम फेंग है, इसके साथ ही मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया हूँ और इसी समय के अंदर मैंने इस सेक्ट को ज्वाइन किया और मैं साउनान का जगह में इस सेक्ट के अंदर शामिल हुआ। अभी बात सुनने के साथ ही वो सभी हैरान हो गए थे। वो सभी बातें करने लग गए थे कि साउनान, आज से पहले हमने इस व्यक्ति का नाम नहीं सुना। इधर फेंग साउनान को देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है कि ये लड़का मेरा मदद करेगा, इसके साथ ही वो समझेगा कि मैं इसकी थ्रू से जगह दिला सकता हूँ इस सेक्ट के अंदर। तभी किसी व्यक्ति ने साउनान को आगे की तरफ धक्का दिया। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि डिप्टी होल मास्टर था। अब इसे देखने के साथ ही सभी लोग फिर से हैरान होते हैं। वो सभी कहते हैं डिप्टी लीडर। उसे देखकर मास्टर कहते हैं आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। हमें पता चलता है इसका नाम डिंगमिंग है और इसके साथ ही एक्सटर्मिनेशन सेक्ट का डिप्टी लीडर है। डिंगमिंग कहता है कि मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आया था, लेकिन मैंने सुना कि यहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। डिंगमिंग उस बच्चे से कहता है क्या तुमने इस व्यक्ति को इस सेक्ट के अंदर ज्वाइन किया है और इसके साथ ही तुमने इसे ज्वाइन क्यों किया। अब इस बात को सुनने के साथ ही साउनन काफी घबरा चुका था। तभी बात को संभालते हुए फेंग उसे बताता है कि क्योंकि मेरा चेहरा इसके पिता से मिलता जुलता है, इसलिए इस व्यक्ति ने मुझे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन किया। इस बात पर सहमति जताते हुए लड़का कहता है हाँ बिल्कुल, इसने जो भी कहा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका शकल मेरे पिता जैसा मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इसे एक्सेप्ट किया, जो कि अब जीवित नहीं है। इन बातों को सुनने के साथ ही डिप्टी मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, CPTN का पोस्ट तुम्हारा हुआ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हमारे रूल्स को तुम्हें फॉलो करना होगा। अगर तुम कुछ भी ऐसे हरकत करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें मरना होगा। इस बात को सुनने के साथ ही फेंग काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही कहता है थैंक यू डिप्टी सेक्ट लीडर। इधर मास्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जाकर जल्दी से रिपोर्ट्स को चेक करो। अब सभी के जाने के बाद फेंग हाँपने लग गया था। वो कहता है ये काफी मुश्किल था। तभी फेकेन वहाँ पर आने के साथ ही कहता है मास्टर फाइनली आपने पहले मिशन को कंप्लीट किया है, इसलिए आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं। इन बातों को सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है क्या तुम भूत हो, तुम कभी भी यहाँ पर आ जाती हो और इसके साथ ही मुझे काफी डर लगता है। इन बातों को इग्नोर करते हुए फेकेन उसे बताती है कि आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को किसी और चीजों से एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे कि कोई टेक्निक या फिर कोई पावर से। इसके साथ ही सिस्टम आपको ट्रेनिंग करने के लिए बुक ऑफ निर्वाणा देती है। ये कहने के साथ ही वो वहाँ पर एक स्क्रोल लेके आ गई थी। स्क्रोल के अंदर लिखी हुई टेक्निक को तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बॉडी स्टेज पे आ जाओगे। इस बात को सुनने के साथ ही फेंग काफी खुश हो चुका था। वो उससे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मैं इसमें महारत हासिल करने के साथ ही मैं एक कल्टिवेटर बन जाऊँ। जिस पर फेकियान कहती है बिल्कुल तुम एक कल्टिवेटर बन जाओगे इसके बाद। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारा दूसरा मिशन ये है कि तुम्हें 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें इस सेक्ट का ब्रांच मास्टर बनना होगा। तभी फेंग उससे कहता तुम कुछ समय के लिए रुको, मैं अभी तो स्लेयर सेक्ट को ज्वाइन किया हूँ और तुम कह रही हो कि 1 महीने के अंदर अंदर मैं सेक्ट मास्टर बनूं, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बात को इग्नोर करते हुए फेकियान उससे कहते हैं मुझे नहीं पता आखिर तुम कैसे मिशन कंप्लीट करते हो, लेकिन अगर तुम इस मिशन को करने से या फिर किसी भी तरह से नहीं करते हो तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। इस पर फेंग उससे कहता तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, ये तो एक धोखा है। और इसी सीन के साथ हमारा दूसरा एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आ चुका हूँ एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फेंग ने चौथे व्यक्ति को मार दिया, इस वजह से उसका मिशन कंप्लीट हो गया था। तभी फेकियान ने उसे फिर से एक नया मिशन दिया कि उसे 1 महीने के अंदर अंदर इस सेक्ट का लीडर बनना होगा। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में फेंग अपने आप को कल्टीवेट कर रहा था, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर चारों तरफ एनर्जी जा रही थी। तभी एक शार्क ने उस पर अटैक कर दिया। इस चीज को फेंग ने भी महसूस कर लिया, इसलिए वो जल्दी से उसके अटैक को डॉज करते हुए एक एनर्जी अटैक उस पर कर देता है, जिस वजह से वो उसी समय मारा गया था। तभी वहाँ पर फेकियान आती है, जो कि आते ही उसे बधाई देती है। वो कहती है तुमने अपने कल्टीवेशन की दुनिया में पहला कदम रख दिया है। ये सुनने के साथ ही वो फेंग हैरान हो गया था। वो कहता है पहला कदम, इसका क्या मतलब हुआ। जिस पर फेकियान उसे बताती है कि आप जिस लेवल पे हैं अभी किसी में वो सबसे निचला लेवल है। अभी कल्टीवेशन की दुनिया में कई पावरफुल एक्सपर्ट भरे हुए हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में सुनने के बाद फेंग को समझ में आता है कि अभी के समय वो सबसे नीचे लेवल पे है। अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उसे और भी पावरफुल बनना होगा, उसके बाद ही वो अपनी असली दुनिया में जा पाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचने के बाद वो उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर फेकियान उसे बताती है तुम्हें 3 दिन हो चुके हैं कल्टीवेशन करते हुए, इसलिए मैं बताने के लिए आई हुई थी, तो तुम्हारे कई सारे काम भी हैं। ये सुनने के साथ ही वो हैरान हो गया था। वो कहता है मुझे 3 दिन हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। अगले सीन में हम फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो मार्केट में घूम रहा था। तभी वहाँ पर वो होल मास्टर भी आ जाता है। तभी एक व्यक्ति कहता है होल मास्टर ने तुमसे कुछ कहा था कि तुम्हें उस मर्डर का रिपोर्ट लेना है, क्या तुम हमारे मास्टर की बात नहीं मानते। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है मैं भूल गया था इसके बारे में, मुझे माफ करना।
ये सुनने के साथ ही वो मास्टर काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही उससे क्या था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, मैं तुम्हें 2 दिन का मोहलत देता हूँ, अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर तुमने अगर मुझे रिपोर्ट बना के नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी बस सुनने के साथ ही फेंग भी काफी गुस्से में आते हुए उससे कहता है तुम मुझसे रूड होकर बातें नहीं कर सकते, इसके साथ ही मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, लगता है कि तुम मुझसे फाइट करने का बहाना ढूंढ रहे हो, अगर ऐसा है तब मैं भी तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। इन वर्ड को सुनने के साथ ही सभी लोग हंसने लग गए थे। इसके साथ ही वो फेंग से कहते हैं अभी तुम्हें डिप्टी होल मास्टर बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं और तुम हमारे मास्टर को चैलेंज करने की हिम्मत कर रहे हो। इधर हम जाओनॉन को देखते हैं जो कि अभी के समय छुपा हुआ था। इसके साथ ही वो फेंग से कहता है तुम अपनी अपोलोजाइज कर लो इसके सामने, शायद ऐसा हो सकता है कि वो उससे तुम्हें माफ कर दे। अभी के समय तुम्हारी कल्टीवेशन उससे काफी कम है, इसलिए तुम अभी हार मान लो और यहाँ से निकलो। सीन शिफ्ट होकर हम इधर होल मास्टर को देखते हैं जो कि उसकी चैलेंज को सुनने के साथ ही काफी गुस्से में आ चुका था। इसके साथ ही उससे कहता है अगर तुम मरना चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं वो फेंग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी भी तरह से होल मास्टर को मार सके, लेकिन कल्टीवेशन मामले में वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इसलिए फेंग अपने मन में कहता है मुझे चालाकी से मारना होगा। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बाद वो एक छत पे आ चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं जब वो उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आ रहा था तभी उसने जंप कर दिया और उसकी गर्दन को पकड़ने के साथ ही उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिस वजह से उसी समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ये नजारा देखने के बाद तो सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही जाओनॉन भी खुद हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो काफी खुश होता है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी फेंग से काफी डर रहे थे। इसके साथ ही फेंग कुछ कदम आगे बढ़ने के साथ ही रुक जाता है। इसके साथ ही उस लोगों की तरफ देखने लग गया था। इसके साथ ही उससे क्या था आप जो भी बंदा लेट होगा उसके टांगे नहीं काटे जाएंगे और ये तुम्हारे नए होल मास्टर का आदेश है। फेंग के नए आदेश सुनने के साथ ही उससे भी इसके लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता था अगर उन्होंने आदेश नहीं माना तो वो से भी मारे जाएंगे। सीन शिफ्ट होकर हम डिप्टी होल मास्टर को देखते हैं जो कि एक लड़की के पास आने के साथ ही उन्हें ग्रीट करते हुए उन्हें कहता है कि सेक लीडर आप इस लड़की के बारे में क्या सोचते हैं। फिर वो किसी चीज के बारे में सोचने के साथ ही कहता है मुझे माफ करना मास्टर, मैं किसी चीज के बारे में यहाँ पर आपसे बात करने के लिए आया था। कुछ समय बाद वो वहाँ से जाते हुए उससे कहता है मास्टर आप आराम कीजिए, मैंने जो भी कहना था मैंने कह दिया। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाते हुए एक स्माइल पास करता है, ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ गड़बड़ किया है। यहाँ पर अगले सीन में फेंग को देखते हैं जहाँ पर जाओनॉन ने उसे एक जगह पर लेके आया हुआ था। इसके साथ ही वो फेंग से सवाल करता है फेंग आखिर आपने इतने कुछ दिनों के अंदर या आखिर आप होल मास्टर कैसे बन गए। इन वर्ड को सुनने के साथ ही फेंग उससे कहता है क्या तुम इसी के बारे में सीखना चाहते हो, अगर ऐसी बात तो मैं जरूर तुम्हें सिखाऊंगा। इस पर जाओनॉन कहता है क्या मैं इसे सीख सकता हूँ, आप सचमुच एक ग्रेट टीचर है। ये कहने के साथ ही उसके गले लगते हुए उससे रोने लगता है। इसके साथ ही वो कहने लग गया था कि मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा, इसके साथ ही मैं आपके हमेशा आपके साथ रहूंगा। और कुछ ही समय बाद वहाँ पर डिप्टी होल मास्टर भी आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही सभी के सामने कहते हैं कि ये हमारे होल मास्टर हैं जो कि नए बने हैं। दूसरी तरफ फेंग की छोटी उम्र देखने के साथ ही सब लोग हैरान हो गए थे। उन्होंने सुना था कि फेंग ने उसे मार दिया है, लेकिन उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस फेंग की उम्र इतनी छोटी हो, लेकिन फिर भी उन्होंने फेंग को होल मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। हम देखते हैं फेंग डिप्टी होल मास्टर से सवाल करता है आखिर हमारे सेक्ट लीडर कहाँ पर हैं। इस पर डिप्टी होल उसे बताता है कि हमारी सेक्ट लीडर आराम में एक यानी कि एक जगह पे प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए उसे शांत रहना काफी पसंद है। ये कहने के साथ ही डिप्टी होल मास्टर वहाँ से चला जाता है। अगली रात को देखते हैं जहाँ पर फेंग आराम कर रहा था, तभी जाओनॉन वहाँ पर आने के साथ ही उसके कपड़े को बदलने लगता है। ये देखने के साथ ही वो फेंग डर जाता है। इसके साथ ही उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर जाओनॉन उससे कहता है कि आपने काफी पी ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपका ड्रेस को चेंज कर देता हूँ। इस पर हम फेंग को देखते हैं जो कि उसे घर से निकालते हुए उससे कहता तुम यहाँ से जाओ, शुभ रात्रि। ये कहने के साथ ही अपने दरवाजा लगा लेता है। तभी वहाँ पर फैकियान आ गई थी, जो कि आने के साथ ही उससे कहती है तुम्हारे पास अभी कोई पेट नहीं है, इसलिए सिस्टम तुम्हें एक पेट देना चाहती है ताकि भविष्य में तुम अपनी पेट की मदद से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। ये कहने के साथ ही वो कई सारे पावरफुल पक्षियों के निशान दिखाती है, यानी कि इमेज दिखाती है। इसके साथ ही वो कहती है तुम्हें जो भी पसंद तुम उसे एक्सेप्ट कर सकते हो, और इन सभी एक के अंदर इस एक से एक पावरफुल बीस्ट है, यानी कि पावरफुल से पावरफुल ड्रैगन है, जो कि आने वाले समय में तुम्हारी काफी मदद करेंगे। ये सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो देखने लगता है कि उसके लिए क्या सूटेबल है। तभी फेंग की नजर एक साधारण सी अंडे पर जाती है, जो कि उसे चॉइस करते हुए कहता है आखिर ये अंडा क्या है, इसकी खासियत क्या है, लेकिन गलती से हम देखते हैं उसने चुन लिया था, जिस वजह से वो अंडा उसके हाथों में आ चुका था। इस वजह से वो कहते हैं मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुमने सेलेक्ट कर लिया है। इधर फेंग उससे रोकते हुए उससे कहता है मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो अपने आप गलती से हो गया, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते। लेकिन हम देखते हैं फैकियान उसकी कोई भी बात नहीं मानती और वहाँ से चली आती है। अगली सुबह हम फेंग को देखते हैं जो कि अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा था ताकि वो उस अंडे को फोड़ सके, लेकिन फिर किसी तरह से भी वो अंडा नहीं फूट रहा था। तभी जाओनॉन गर्म पानी लेकर वहाँ पर आता है। जैसे उसकी नजर अंडे पे जाती है तो वो गर्म पानी को छोड़ने के साथ ही उस अंडे के
के पास आ जाता है। इसके साथ ही वो फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं उसकी वजह से फेंग घायल हो जाता है। ये देखने के बाद तो फेंग का दिमाग खराब हो गया था। वो उसे फिर से दरवाजे के पास छोड़ने के साथ ही उससे क्या था, तुम बाहर ही रुको, ये कहने के साथ ही अपने दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन तभी गलती की वजह से उसकी खून कुछ बूंद अंडे पे गिर जाती है, जिस वजह से वो अंडा ग्लो करने लग गया था। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर एक लड़की अपने मास्टर के पास आई हुई थी। वो लड़की डिट्टो फेंग के लवर की तरह दिख रही थी। इसके साथ ही वो मास्टर के पास आने के साथ ही कहती है, आखिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस पर उसकी मास्टर उससे बताती है कि तुम्हें एक क्लैन के अंदर जाने के साथ ही उसकी जासूसी करनी होगी, आखिर वो क्या क्या करता है, और उनके बीच में रहकर तुम्हें इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना होगा। ये सुनने के साथ ही वो उसके लिए तैयार हो गई थी। अब कुछ में ऐसे डिस्कस करने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़का आते हुए। उससे क्या आता है, तुम उस सेक्ट के अंदर कैसे जाओगी, इसलिए क्या अच्छा होगा कि हम भी चलें। एक से भले दो। अभी सुनने के साथ ही वो लड़की कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही ठीक हूँ। लेकिन वो लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। इसके साथ ही वो अपने हाथों को उसकी शोल्डर पर रख देता है, जिस वजह से हम देखते हैं उस लड़की ने अपनी बीस्ट को बुला लिया था। वो बीस्ट किसी तरह से कुछ जादू करता है, जिस वजह से उसका पेट खराब हो गया था। इसके साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। इधर फेंग उस अंडे को देखकर काफी खुश हो रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अनजाने में एक पावरफुल बीस्ट के अंडे को चुन लिया है। तभी कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर उस अंडे की स्प्रिट आ चुकी थी। हम देखते हैं वो एक ड्रैगन की स्प्रिट होती है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हम देखते हैं वो एक ड्रैगन की स्प्रिट होती है, लेकिन जब वो अंडे से बाहर निकलता है तो वो फेंग हैरान हो गया था। वो कहता है बस इतना ही, ऐसा कैसे हो सकता है। वो देखता है एक छोटा सा ड्रैगन। तभी वहाँ पर फेकियान आते हुए उससे बधाई देती है। इसके साथ ही वो उससे कहती है, मुबारक हो, आपने इसके साथ कॉन्टेक्ट कर लिया है, इसलिए ये बीस्ट हमेशा हमेशा के लिए आपकी हुई। इसके साथ ये हमेशा आपके साथ ही रहेगा। और कुछ समय ऐसी बातें करने के बाद वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है। अब ये देखने के साथ ही फेंग परेशान हो चुका था। वो कहता, तुम मुझे ये तो बता के जाओ, आखिर ये खाएगा क्या। लेकिन तब तक फेकियान वहाँ से चली गई थी। अब ये देखने के साथ फेंग वापस उसी के पास आ चुका था। वो देखता है कि वो सांप उसके अंदर चढ़ जाता है, यानी कि उसके हाथों में एक टैटू बना हुआ था। तभी बाहर से सावधान की आवाज आती है। वो कहता है, अगर आप अंडे खा रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि अभी जस्टिस हॉल के अंदर आपको जाना होगा, ये सेक्ट लीडर का ऑर्डर है। अभी बात सुनने के साथ ही फेंग इसके लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में हम जस्टिस हॉल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर एक मीटिंग चल रही थी। इसके साथ ही एक व्यक्ति कह रहा था, सेक्ट लीडर सेन, क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मंथली सैलरी को आपको बढ़ा देना चाहिए। ये जब से सेक्ट बना है तब से हमारे ये तीसरी बार सैलरी बढ़ी है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हम सभी की सैलरी बढ़ा दीजिए। अब इस बात से सभी लोग एग्री होते हैं। इस पर सेक्ट लीडर सेन कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम मसी किसी को भी दिक्कत है तो रूल्स के अकॉर्डिंग तो वो मुझे चैलेंज कर सकता है और मेरी पोजीशन वो मुझसे ले सकता है मुझे हराने के बाद। ये सुनने के साथ ही सभी लोग घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग गए थे, क्योंकि उन सभी को अच्छी तरह से पता था सेक्ट लीडर सेन कितनी पावरफुल है। लेकिन इधर हम उसी शख्स को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम एक कुत्ती हो, इसके साथ ही तुम्हारे कुत्ते जैसा रूल्स मैं बिल्कुल नहीं मानता, और जहाँ तक रही तुम्हारी चुनौती की बात तो ठीक है, फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनने के साथ ही हम सेक्ट लीडर सेन को देखते हैं जो कि एक चाबुक मारने के साथ ही उसे नॉकआउट कर देती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो गए थे। वो सभी अपनी पोजीशन से उठते हुए कहते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही चाबुक के अंदर वो हार गया। लेकिन सेक्ट लीडर स्वान ने तो अभी टोंग स्वान रियल में ब्रेक थ्रू किया है। सेक्ट लीडर सेन आगे बढ़ने के साथ ही सभी से कहती है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तुम आगे आकर मुझे चैलेंज कर सकते हो, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा। सीन शिफ्ट होकर इधर हम फेंग को देखते हैं जो कि अपने मन में क्या था, ये अच्छा मौका है कि मैं इसे चैलेंज करूँ, लेकिन अभी के समय मेरी कल्टीवेशन काफी वीक है, इसलिए अच्छा होगा कि मैं अभी के समय इससे पंगे ना लूं। वो अपनी जगह से उठकर उस सेक्ट लीडर सेन को ग्रीट करते हुए इससे कहता है, मैं समझ चुका हूँ, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं, वैसे हम वैसे ही करेंगे जैसा आपने कहा है। हम हर सिचुएशन में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी कल्टीवेशन लिमिटेड है, इसलिए हम सब लिमिटेड समय तक ही आपकी सहायता कर पाएंगे। फेंग की बातों को सुनने के बाद सेक्ट लीडर सेन काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही वो कहते हैं, तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो और बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित रह सकता है। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर डीन को, जो कि सभी को भड़काते हुए कहता है, हमें किसी न किसी तरह से इसकी इलाज करना ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसका क्रूरता और भी बढ़ जाएगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप सभी की कल्टीवेशन में जानता हूँ, आप सभी की कल्टीवेशन लो है,
लेकिन फिर भी मेरी कल्टीवेशन लगभग उसकी तरह हो चुकी है, इसलिए अगर आप कोई सहायता नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं इसे निपट लूंगा। ये सुनने के साथ ही वो सभी काफी खुश हो चुके थे। इसके साथ ही एक लड़की अपनी जगह से उठने के साथ ही कहता है, वॉइस होल मास्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही वो सभी कहते हैं, अगर आपने इससे निपट लिया तो आप भविष्य में जो भी कहेंगे हम वो करेंगे आपके लिए। अगले सीन में हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने घर के पास आ चुका था। इसके साथ ही हम साउनॉन को वहीं पर देखते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता आखिर उसने क्या कहा। तभी गलती से साउनॉन का पैर एक पत्थर में भिड़ जाता है, जिस वजह से उसका मुंडी फैंग के पेट में जाके लगता है। इस वजह से फैंग को चोट आ गई थी। वो उसे साइड करते हुए उससे कहता है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। ये कहने के साथ ही वो अपने दरवाजे को बंद कर देता है और उससे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। घर के अंदर आने के साथ ही वो फैकियान को बाहर निकालता है। इसके साथ ही वो उससे कहता है, तुम मुझे बताओ आखिर मैं कैसे पावरफुल बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे सेक्ट लीडर सेन से जल्द लड़ना है, इसलिए तुम मुझे बताओ आखिर मैं कैसे पावरफुल बन सकूंगा। इस पर फैकियान उसे बताती है, अगर ऐसा है तो तुम 100 मिशन को कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम बुरे कल्टीवेटर को खत्म कर दो। इस वजह से तुम्हें अच्छे सारे रिवॉर्ड मिलेंगे, जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी तेज से इंक्रीज कर सकते हो। जितना ज्यादा तुम अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को मारोगे उतनी ही बड़ा रिवॉर्ड दिया जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम उस रिवॉर्ड के बदले में एक्सचेंज कर लो, जैसे कि किसी टेक्निक या पील से। अभी इस बात को सुनने के साथ ही फैंग तो काफी खुश हो गया था। ऐसे ही कुछ समय डिस्कस करने के बाद फैकियन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़का भी आ गया था। इसके साथ ही वो कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे टेक्निक सिखाओगे। इस पर फैंग उसे एक टेक्निक देते हुए उससे कहता है, अब तुम मुझे शांति से रहने दो। ये कहने के साथ ही उसे टेक्निक दे देता है। अब हम रात को देखते हैं जहाँ पर वो खाना खा रहा था, लेकिन जैसे उसकी नजर हटती है तो वो फिर से देखता है कि उसका खाना गायब हो चुका है। उसके बाद उसकी नजर जाती है उसके सांप पे, यानी कि उसके बीस्ट पे, जो कि अब तक उसी ने खाना खा लिया था। ये देखने के साथ ही उसे काफी गुस्सा आता है। तभी एक मार्क्समैन आने के साथ ही फैंग पे अटैक कर देता है, लेकिन सही समय पे मास्टर डीन वहाँ पर आ चुके थे, जो कि आने के साथ ही उसे भगा देते हैं। इसके साथ ही वो फैंग से कहते हैं, मुझे पता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो सेक्ट लीडर सेन से, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। फिर वो अपने पास से एक पिल को निकालते हुए उसे देते हुए कहते हैं, तुम इसकी मदद से अपनी पावर को इंक्रीज कर सकते हो और इसकी मदद से तुम सेक्ट लीडर सेन से लड़ पाओगे। इस पर फैंग उससे कहता है, तुम ऐसा करना चाहते हो कि मैं उसे खत्म कर दूं। ये देखने के साथ ही वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो कहता है, तुम सचमुच एक स्मार्ट व्यक्ति हो। इधर फैंग अपने मन में सोचने लग गया था, अगर मैं उसे मार देता हूँ तो मैं सेक्ट लीडर बन सकता हूँ, उसके बाद मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उसके लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पर उसने सेक्ट लीडर सेन को चैलेंज कर दिया था, जिस वजह से सभी लोग हैरान होते हैं आखिर एक दिन के अंदर ये व्यक्ति क्या कर रहा है। उसके बाद उस सेक्ट लीडर सेन ने भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद मीटिंग हॉल के ऊपर ही वो दोनों लड़ने के लिए आ जाते हैं। सेक्ट लीडर सेन कहती है फैंग से कि अगर तुम मेरे 3 हमले को डॉज कर लेते हो तो मैं अपनी हार को एक्सेप्ट कर लूंगी और मेरी पोजीशन तुम्हारी हो जाएगी। उसके बाद उन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं पहले अटैक को तो उसने इजीली डॉज कर लिया था। ये देखने के बाद वो सभी हैरान होते हुए कहते हैं, इसने एक दिन के अंदर अंदर अपने लेवल को ब्रेक थ्रू किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। इधर सेक्ट लीडर सेन भी हैरान हो गई थी। वो कहते, तुमने एक दिन के अंदर अंदर लेवल अप कर लिया, जरूर तुमने किसी पिल का सहारा लिया होगा, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं है। ये कहने के साथ ही उस पर फिर से अटैक करती है, लेकिन हम देखते हैं फैंग ने इस बार उसे पकड़ लिया था। इसके बाद वो उससे कहता है, अब तुम्हारा चैप्टर क्लोज होगा। ये कहने के साथ ही उसके मुंडी को मुड़ोड़ देता है, जिस वजह से हम देखते हैं वो वहीं पर मरी गई थी। इधर ये लोग सदमे में जा चुके थे। वो कहता है, इस लड़के ने तो सचमुच हमारे सेक्ट लीडर सेन को खत्म कर दिया। फैंग नीचे आते हुए कहता है, डोंट ब्लेम मी, तुम मुझे दोष नहीं दे सकती, तुमने खुद ही कहा था कि ये तुम्हारा रूल है, तो मैंने तुम्हारे रूल के अकॉर्डिंगली मैंने तुम्हें खत्म कर दिया। और ये भी जंगल का रूल भी है, जंगल में जो कमजोर व्यक्ति होते हैं यानी कि जानवर होते हैं उसे खत्म कर दिया जाता है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग ने सेक्ट लीडर सेन को खत्म कर दिया था, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में वो सभी लोग काफी खुश हो गई थी। इसके साथ ही कहते हैं सेक्ट लीडर सेन यहाँ पर मारी जा चुकी है, अब हम पर अत्याचार नहीं होगा। ये सब कहते वो सभी काफी खुश हो गए थे। इसके साथ ही वो सभी वहाँ से चले आते हैं और कुछ समय बाद वहाँ पर डिप्टी होल मास्टर आते हैं, जो कि सेक्ट लीडर सेन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम मारी जा चुकी हो, इसलिए अब तुम मेरे किसी भी तरह से काम नहीं आओगी। ये कहने के साथ ही उसने उसकी बॉडी से किसी तरह के क्रेचर को निकाल लिया था। अब रात को डिप्टी होल मास्टर फैंग के साथ एंजॉय कर रहा था। इसके साथ ही वो कहता है, फाइनली तुमने उसे मार ही दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में उन दोनों के अलावा कोई और भी है, इसलिए वो कहता है, तुम कौन हो, तुम बाहर निकलो। उसने जैसे शब्द कहना खत्म किया था उस समय वहाँ पर आ चुकी थी सेक्ट लीडर सेन। अब ये देखने के साथ ही वो हैरान हो गया था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता
चलता है कि सेक्रेटरी सैन और फेंग ने आपस में बात कर रखा था। फेंग ने सेक्रेटरी सैन को बता दिया था कि कैसे डिप्टी होल मास्टर उसे मारना चाहता है और इसीलिए उसने इस पिल को भी दिया है। लेकिन जैसे सेक्रेटरी सैन उसे देखती है तो हैरान हो गई थी। इसके साथ ही वो कहती है यही तो है जिसकी वजह से वो मुझे कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मारना चाहता है, लेकिन डिप्टी होल मास्टर अभी उसे कंट्रोल कर सकता था, इसलिए सेक्रेटरी किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकती थी। तब फेंग ने उसे एक आइडिया बताया था कि आप मुझे फाइट करते हुए आप मरने की नाटक करना, उसके बाद वो आपके अंदर से उस क्रिएचर को निकाल लेगा, जिसके बाद वो आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और अब परजेंट भी ये सब सुनने के साथ ही वो काफी गुस्सा हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान खत्म हो गया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। ये कहने के साथ ही उसने फेंग पे अटैक कर दिया था। लेकिन इधर फेंग सेक्रेटरी सैन से कहता है जैसे कि मैंने आपकी मदद कर दी तो आपका पोस्ट मेरा हुआ। अभी बात सुनने के साथ ही वो इस पे नोट कर देती है और इसके साथ ही वो कहते हैं मुझे पोस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, अगर तुम यहाँ का लीडर बनना चाहते हो तुम ऐसा कर सकते हो। फिर फेंग सैंग का हंटर लेते हुए उससे कहता है मैं आपका हंटर उधार ले रहा हूँ। ये कहने के साथ ही उस पे अटैक कर देता है, जिस वजह से डिप्टी होल मास्टर की बेले टूट जाती है। अब ये देखने के बाद वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता तुम इतने पावरफुल कैसे बने, क्योंकि तुमने मुझे बताया कि तुमने अभी तक उस पिल को नहीं खाया, तो तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। लेकिन फेंग उसकी बातों पे ना ध्यान देते हुए उस पे अटैक करने लगता है, जिस वजह से कुछ समय के अंदर वो मारा गया था। इसके साथ ही हमें एक फ्लैशबैक दिखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर फेंग ने कैसे अपनी पावर बढ़ाई थी। एक्चुअली फेकिंग ने उसे बताया था कि अगर तुम बुरे इंसानों को मारते हो तो तुम इसके बदले रिवॉर्ड ले सकते हो, और इस मैंशन के अंदर भी कुछ बुरे इंसान थे जिसे फेंग ने खत्म कर दिया था और इसके बदले उसने अपनी पावर को इंक्रीज कर लिया था। तभी डिप्टी होल मास्टर की बॉडी अपने आप हवा में फ्लोट करने लगती है। तब हमें पता चलता है कि उस क्रिएचर ने उसकी बॉडी को सोलो कर रखा है। इसके साथ ही वो फेंग से कहता है काफी समय बाद मुझे बाहर आना पड़ा, तुमने मुझे बाहर आने पे मजबूर कर दिया लड़के, इसलिए अब मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये कहते हुए अगेन उसने अपने बेलों से उस पे अटैक कर दिया ताकि उसकी जान ले सके। अब ये देखते हुए कि ये क्रिएचर कितना पावरफुल बन चुका है, उसने अपनी स्वॉर्ड निकाली। इसके साथ ही वो अपने फास्ट मूवमेंट स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके हर अटैक को डोज करने लगा। लेकिन कुछ समय के अंदर उसे परेशानी होने लगी, जिस वजह से वो फेकिन से कहता है मैंने तुम्हारे मिशन को कंप्लीट कर दिया है लीडर का, अब मैं ऑफिशियली यहाँ का सेक्रेटरी बन चुका हूँ, इसलिए तुम मुझे जल्दी से रिवॉर्ड दो ताकि मैं इससे लड़ सकूं, नहीं तो मैं यहीं पर मारा जाऊंगा। अब ये बात सुनने के साथ ही फेकिन ऐसी करती है, उसने कई सारे शॉट को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो फेंग को चॉइस करने के लिए कहती है ताकि फेंग उन शॉट का इस्तेमाल कर सके। अब ये देखते हुए जल्दी से उसने 2 स्वॉर्ड निकाल ली जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। इसके साथ ही वो उस क्रिएचर पे हमला करने लगा, जिस वजह से वो क्रिएचर अपनी पूरी ताकत लगाता है ताकि वो फेंग से लड़ सके। लेकिन कुछ समय के अंदर उसे एहसास हुआ कि वो फेंग से मुकाबला नहीं कर सकता, जिस वजह से उसने अपने बेलों से अपने आप को कवर कर लिया ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन फेंग को लगता है कि वो क्रिएचर अपने आप को बचा रहा है, जिस वजह से वो अपनी दोनों स्वॉर्ड में अपनी पूरी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देता है और उसके साथ ही उस बेल पे अटैक कर देता है। लेकिन ये बेले पहले से काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिस वजह से फेंग इसे नहीं तोड़ पाया। इसके बैकलैश में उसे पीछे आना पड़ा। इसके साथ ही वो बेले भी अपने आप चकनाचूर हो गई। इसके साथ ही हम देखते हैं वो क्रिएचर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन फेंग और सेंग को ऐसा लगता है कि वो क्रिएचर मारा जा चुका है, जिस वजह से वो दोनों काफी खुश हो चुके थे। इसके बाद सेंग रोमांटिक तरीके से फेंग से फ्लर्ट करने लगती है, जिस वजह से हम देखते हैं फेंग भी उससे फ्लर्ट करने लग गया था और फ्लर्ट करते हुए उसने उसके कमर को पकड़ लिया, जिस वजह से हम देखते हैं उसने उसे एक चाटा दे दिया। इस वजह से फेंग अपने मन में कहता है इसने भी तो मुझसे फ्लर्ट किया, अब मैं जब इससे फ्लर्ट कर रहा हूँ तो अब ये मुझे चाटा मार रही है, ये इस लड़की की काफी गलत बात है। और कुछ समय बात करने के बाद सैन उससे कहते हैं आप तुम इस सेक्ट के मास्टर बन चुके हो, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम सभी से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमसे लाइफ एंड डेथ की मैच करूंगी। ये कहते हुए सैन वहाँ से चली जाती है। उसके जाते वहाँ पर फेकिन आ गई थी, जो कि आती उससे कहती है कि तुम ड्रैगन का सही सा ख्याल नहीं रख रहे हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ड्रैगन अपने आप को कैसे बड़ा कर पाएगा, तुम्हें इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसे अच्छे से रखना होगा, इसके साथ ही तुम्हें इसे अच्छा खाना देना होगा। इन सभी वर्ड को सुनने के बाद उससे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ड्रैगन उससे किसी भी काम नहीं आ रहा था, उल्टा उसके लिए मुश्किलें और भी बढ़ा रही थी। जिस वजह से वो कहता है ठीक है मैं उसका अच्छे से ख्याल रख लूंगा, लेकिन सबसे पहले अभी भी मेरे पास कुछ रिवॉर्ड्स कॉइंस बचे हुए हैं, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पिल्स को रिफाइन करने के लिए टेक्निक दे दो, ताकि उन पिल का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पावर को और भी इंक्रीज कर सकूं। ये सुनने के साथ ही फेकिन सिस्टम को सामने लेके आ जाती है, लेकिन जैसे फेंग उसकी नजर जाती है वो पॉइंट्स पे तो वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता है इसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा है, इसलिए फेंग उससे कहता है तुम एक काम करो, तुम मुझे डुप्लीकेट किताब दे दो, क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ओरिजिनल किताब को खरीद सकूं। ये सुनते ही फेकिन उसकी किताब परचेज कर देती है। उसके बाद फेकिन फेंग से कहती है सक्सेसफुली आपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए आपको नया मिशन दिया जाता है, और आपका नया मिशन ये है कि आपको ज़ुआनवू सेक्ट के सारे मास्टर को मारना होगा। अगर आप ऐसा करने में असफल होते हैं तो आपको उसी समय मार दिया जाएगा। इसके साथ ही आप कभी भी ओरिजिनल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट नहीं हो पाएंगे। इन वर्ड को सुनने के बाद तो फैंग का दिमाग खराब हो गया था। इसके साथ ही वो फैकियान से कहता अब मुझे कितने लोगों को मारना हो, क्योंकि जब से मैं इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हुआ जब से मुझे किसी न किसी को मारना ही पड़ रहा है। ये कहते हुए उसने फैकियान के मिशन को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। अब सीन शिफ्ट होकर हम दूसरे सेक्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वही डिसाइपल जो कि उस लड़की को परेशान कर रहा था वो उसके बारे में जानकारी ले रहा होता है। वो कहता है भाई तो तुम फाइनली उस जानवर सेक्ट के अंदर जा चुकी हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे जरूर आऊंगा। अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स देख रखे होंगे तो आपको पता होगा आखिर ये व्यक्ति कौन है। उस लड़की की इतना कहती है हमारा सीन शिफ्ट होकर बाई पे आ गया, जो कि अपने रेबिट के साथ फैंग की सेक्ट की तरफ आ रही थी। इसके साथ ही वो कहती है अब मुझे आगे बढ़ने से पहले मुझे यहाँ पर नहा लेना चाहिए। ये सब सोचते हुए उस पानी के अंदर चली जाती है और इत्तेफाक से वहाँ पर फैंग भी था, जो कि वो भी उस पानी में नहा रहा था। जो सीन दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। हेलो एवरीवन, मैं फिर से आज को एक न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा फैंग ने अपने सारे मिशन को कंप्लीट करके नहाने के लिए आ गया था, तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में फैंग नहा रहा था, तभी वहाँ पर किसी लड़की की आवाज आती है जिस पर से वो पानी के अंदर चला गया था, क्योंकि अभी के समय उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने थे। और कुछ समय के अंदर वो लड़की आ जाती है, हम देखते हैं और कोई नहीं बल्कि बाई थी, और बाई आते के साथ ही वहाँ पर अपने ड्रेस को उतार लेती है। इसके साथ वो नहाने के लिए आ जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फैंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो बाहर आ गया। अभी बात देखने के साथ ही वो काफी गुस्से में आ गई थी, और कुछ समय बाद वो लड़का भी आ गया था, जो कि आते के साथ ही देखता है कि एक लड़की ने उसके मास्टर पे शॉट तान रखा है, जिस वजह से घबरा चुका था। इसके साथ ही वो उस लड़के से कहता है तुम मेरे मास्टर के साथ क्या कर रही हो, उसे जाने दो। दूसरी तरफ फैंग अपने मन में कहता है अगर ये लड़का उससे माफी मांगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि ये लड़की मुझे जाने दे, क्योंकि ये लड़की मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, और ये लड़का काफी छोटा है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये लड़का इससे रिक्वेस्ट करे तो ये मुझे जाने देगी। ये सब सोचते हुए सावनोन को इशारा करता है ताकि उससे रिक्वेस्ट करे। दूसरी तरफ सावनोन को ऐसा लगता है कि उसके मास्टर यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये लड़की काफी पावरफुल है, इसलिए वो किसी भी तरह से उसकी जान बचाना चाहते हैं, जिस वजह से वो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो रोते हुए कहता है मास्टर आप फिक्र ना करें, मैं कुछ समय के अंदर सेक्रेटरी सेन को यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चला गया था। अब इस वजह से तो उसे काफी गुस्सा आता है। फैंग अपने मन में सोचता है आखिर ये लड़का कितना इडियट है। अभी धर्म बाई को देखते हैं, जो कि फैंग की तरफ दिखते हुए उससे कहते हैं तुम सबसे पहले यहाँ से निकल कर अपने कपड़े को पहन लो, उसके बाद में हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आवाज सुनने के साथ ही वो ऐसे ही करता है, उसने अपनी ड्रेस को पहन लिया। उसे ऐसा लग रहा था कि बाई कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, जो गलतफहमी कुछ ही समय बाद दूर हो जाती है, क्योंकि उसने उसे ड्रेस पहनाकर अपनी पेट की मदद से उसे पूरी तरह से उसकी बॉडी को लॉक करवा दिया, और फिर उसके कपड़ों में एक मकड़ी और एक गिरगिट को छोड़ दिया। अब प्रेजेंट में वो सभी चीज ये सेन को बता रहा था। अब इस बात को सुनने के साथ ही वो उससे कहती है इसमें जरूर तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें किसी भी लड़की को ऐसे देखना नहीं चाहिए। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद देखते हैं जहाँ पर फैंग अपने रूम में आ चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है पिल रिफाइनिंग के सारे प्रोसेस को मैंने फॉलो कर लिया है, इसलिए अब मुझे पिल रिफाइनिंग को शुरू करना चाहिए। ये सब सोचते हुए उस छोटे बच्चे से कहता है तुम यहाँ से चली जाओ। फैंग अपने मन में कहता है मैं पहली बार पिल को रिफाइन कर रहा हूँ, इसलिए मैं फेल भी हो सकता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये लड़का देखे, उसके बाद ये सभी को बता देगा, उसके बाद मेरी रेपुटेशन जो बच्ची को चाहिए वो भी उड़ जाएगी। इसीलिए वो जाओनोन से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और किसी को भी अंदर आने से रोकना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पिल रिफाइनिंग में किसी भी तरह से गड़बड़ हो। अभी बात सुनने के साथ ही जाओनोन काफी खुश हो गया था। वो बाहर जाते हुए कहता है कोई भी अंदर मत आना, क्योंकि मेरे मास्टर पिल बना रहे हैं। अब ये बात सुनने के साथ ही वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब उसकी ये हरकत देखने के साथ ही फैंग ने अपने माथा पटक लिया था। वो कहता है मैंने इस लड़के को कहा था कि किसी को भी अंदर मत आने देना, लेकिन ये लड़का तो उल्टा यहाँ पर सभी लोगों को जमा कर रहा है। लगता है मेरा बच्चा को चार रेपुटेशन में मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए फैंग रैंडमली होप्स को डाल रहा था फर्नेस के अंदर, लेकिन कुछ समय बाद वो किताब में पढ़ता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि किसी भी होप्स को गलत टाइमिंग पर ना डालें, नहीं तो आपका पिल रिफाइन नहीं होगा। ये पढ़ते उसके होश उड़ गए थे। इसके साथ ही वो कहता है इस लाइन को तो मुझे सबसे पहले पढ़ना चाहिए था। उसने जैसे अपने वर्ड्स पूरे किए उस समय वहाँ पर एक धमाका होता है। इसका ये मतलब था कि वो अपने पिल को बनाने में फेल हो गया है। फिर अगले सीन में हम सभी लोगों को मीटिंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी सेन खड़े होते हुए कहती है कि हमारे सेक्ट के अंदर कोई जासूस घुस चुका है, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन किसी और सेक्ट को दे रहा है, इसीलिए हम सभी को सावधान रहना होगा। उसने जैसी अपनी बात पूरी की उसी समय वहाँ पर दरवाजा टूट
गया था और उसी समय वहाँ पर आ चुका था वही व्यक्ति, जो कि आते ही फेंग को उसकी पोजीशन से हटा देता है। इसके साथ ही वो कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते, जब तक मैं इस सेक्ट के अंदर रहूंगा तब तक मैं इस सीट पे खुद बैठूंगा, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। ये बात सुनने के साथ ही सभी को काफी गुस्सा आ गया था, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तभी वो फेंग से कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सभी लोगों को छोड़ दूं तो तुम्हें 5000 कॉइन्स देने होंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगा और इसके साथ ही मुझे हर महीना 5000 कॉइन्स चाहिए। उसके बाद उसकी नजर जाती है सेक्ट लीडर सेन पे, जिसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है इसके साथ ही मुझे ये लेडी भी चाहिए। ये बात सुनने के साथ ही इस फेंग को काफी गुस्सा आ गया था। इससे पहले वो कुछ कहता, उससे पहले वहाँ पर फेकियान आ गई थी, जो कि उससे कहती है कि तुम्हें इसे मारना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ आज रात भर का टाइम है। फेंग अपने गुस्से को शांत करते हुए कहता है यूनजी मेरे पास एक पिल है जिसकी मदद से तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी स्पीड से इंक्रीज कर सकते हो। वैसे वो किसी पिल का नाम लेता है, जिसका नाम सुनने के साथ ही वो हैरान हो गया था। इसके साथ ही यूनजी कहता है क्या तुम्हारे पास सचमुच पिल है? इस बात पे सहमति जताते हुए वो कहता है हाँ मेरे पास पिल है, लेकिन इसके बदले तुम्हें सेक्ट लीडर सेन को कुछ भी नहीं करना होगा। अब इसके लिए वो तैयार हो जाता है। अगले सीन में फेंग मेडिटेशन कर रहा था पानी में। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है फेकियान ने मुझे एक पिल दिया था जिसकी वजह से मेरी काफी पावर इंक्रीज हो चुकी है, अब मैं यूनजी को मार सकता हूँ। तभी एक गार्ड की आवाज आती है जो कि फेंग को बताता है कि सेक्ट लीडर सेंग के कमरे में यूनजी उसे परेशान करने के लिए गया है। अब ये बात सुनने के साथ ही उसे तो काफी गुस्सा आ जाता है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है उसने तो मुझसे कहा था कि वो सेक्ट लीडर सेन को कुछ भी नहीं करेगी, तो अब उसकी हिम्मत कैसे हो गई। अगले सीन में हम यूनजी को देखते हैं जो कि सेक्ट लीडर सेन के कमरे में आ चुका था। इसके साथ ही उससे बदतमीजी कर रहा होता है और आसपास कई सारे एल्डर्स गिरे थे क्योंकि वो सभी सेक्ट लीडर सेन को बचाने के लिए आए हुए थे। यूनजी उन सभी से कहता है तुम सभी पावर लेवल में मुझसे काफी कम हो, इसके बावजूद तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। लेकिन तब तक वहाँ पर फेंग भी आ चुका था जो कि अपने एल्डर्स की ऐसी हालत देखने के साथ ही काफी गुस्सा हो जाता है। इसके साथ वो यूनजी से कहता है तुम मरोगे, ये कहने के साथ ही उस पर पावरफुल अटैक कर देता है। ये अटैक सचमुच काफी पावरफुल था जिस वजह से यूनजी भी कुछ कदम पीछे जाता है। इसके साथ ही वो फेंग की तारीफ करते हुए कहता है सचमुच तुम कुछ स्किल को पोजिस करते हो। तभी सेन फेंग से कहती है कि तुम केयरफुल रहना क्योंकि इसके पास वो टेक्निक्स है जो टेक्निक काफी पावरफुल है। और उसके बाद उन दोनों में फाइट होने लगती है। इसके साथ ही हम देखते हैं फेंग अपनी पूरी पावर लगा रहा था ताकि उसे खत्म कर सके, क्योंकि फेकियान ने उसे रेत की घड़ी दी थी जिसे खत्म होने से पहले उसे किसी भी तरह से यूनजी को मारना ही होगा। इधर फेंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन इधर हम यूनजी के आसपास देखते हैं जो कि वहाँ पर एक बैरियर आ गया था। इस बैरियर को देखते हुए यूनजी काफी खुश हो जाता है। फिर वो फेंग को बताता है कि इस बैरियर को तुम कभी भी नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इस बैरियर को मेरे ग्रैंडफादर ने लगाया ताकि कोई मुझे मार ना पाए। ये कहते हुए उसने फेंग की बुरी हालत कर दी थी। उसके बाद वो फेंग को अपनी तरफ करीब लाते हुए उससे कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे सामने इसे मार दूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं इससे काफी मजे करूंगा। इन वर्ड को सुनने के बाद तो फेंग को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए उसने अपनी इस पावर में बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दी थी और वो अपनी पूरी एनर्जी से उस पर अटैक कर देता है जिस वजह से उसका बैरियर टूट गया था। और उसके बाद वो अपनी 30 सेलेस अटैक का इस्तेमाल करता है जिस वजह से वो कुछ समय के अंदर मारा जाता है। मिशन कंप्लीट होते वहाँ पर फेकियान आ गई थी, जो आते हुए उससे कहती है तुम्हें 500 कॉइंस दिए जाते हैं। और कुछ समय बाद वहाँ पर बाई भी आ गई थी, जो आते हुए उस पर गुस्सा करते हुए उससे कहती है बेवकूफ तुमने ये क्या कर दिया। उसकी ये कहती है हम देखते हैं यूनजी को जिसकी बॉडी से रेड कलर की एनर्जी निकल रही थी और वो रेड कलर की एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। फिर वो बाई उसकी बताती है कि यूनजी के ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसके साथ ही उन्होंने उसके अंदर कुछ डाल रखा है जिसकी मदद से कोई भी यूनजी को मारेगा तो उसके अंदर से निकल कर ये रेड एनर्जी उसके अंदर चली जाएगी। और अब जबकि तुमने यूनजी को मारा है तो इसकी एनर्जी तुम्हारे अंदर जा चुकी है जिस वजह से यूनजी के ग्रैंडफादर तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो भविष्य में तुम्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनने के बाद फेंग हैरान हो गया था। इसके साथ ही वो कहता आखिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो क्योंकि तुम भी तो इसी सेक्ट से आती हो। तब सेंग आगे आते हुए उसे बताती है कि ये असल में हमारे सेक्ट से ही आती है लेकिन उसके सेक्ट में रहती है ताकि जासूसी कर सके।